Good morning student, I am Parul and today's our topic is the unification of Italy and Germany. ठीक है, second half and 18th century industrialization in England and in 19th century in French and German state. 18वीं शताब्दी के दूसरे छमाही में इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ और 19वीं शताब्दी में फ्रेंच में हुआ। यहाँ दो चीज़ें निकल कर आई, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल जो है वो लैटिन वर्ड है। लिबरल मीन्स फ्री, मीन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। स्वतंत्रता सबके लिए होनी चाहिए और नियम भी सबके लिए इक्वल होने चाहिए। इट स्टूड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल प्रिविलेज एंड स्टार्टेड इनोवेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जिसमें निजी संपत्ति की जो अनिवार्यता थी उस पर बल दिया गया। यूनिवर्सल suffrage. France initially only property owned men had right to vote. Under Jacobins, right was given to all adult males. Under Napoleon, right were limited and reduced for women. Later positivist movement began. फ्रांस में शुरू से ही संपत्ति रखने वालों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन जैकोबिन्स के तहत सभी पुरुषों को नहीं दिया गया था, क्योंकि नेपोलियन के तहत अधिकार सीमित थे और महिलाओं के लिए और भी कम थे। बाद में विरोधी आंदोलन जो थे वो शुरू हुए। Liberalism stood for freedom of market and abolition to state imposed restriction on movement of goods and capital under economic sphere. Demand of emerging middle class increase. अब जो क्या हुआ था, उदारीकरण बाजार स्वतंत्रता के लिए खड़ा था। राज्य के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत माल और राजधानी के आंदोलन में प्रतिबंध लगाया था। इस बीच क्या हुआ, जो मिडिल वर्ग थे वो उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई। अंडर नेपोलियन, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट विद ओन करेंसी वेट एंड मेजर merchants had no passage numerous custom barriers and pay custom duty in all. नेपोलियन ने अपनी जो मुद्रा थी, जो 39 मुद्राएं थी, उन राज्यों का संगठन किया और व्यापारियों के कई कस्टम बाधाओं को दूर किया, जिसमें उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। Allied measurement of cloth in Frankfurt was 54.7। अब क्या हुआ, एले कपड़े की एक माप थी जिसको हम एले कहते हैं, अभी जैसे हम मीटर या दूसरा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा था और वही कपड़ा मैन में जो था 55.1 सेंटीमीटर था। न्यू वर्ग में 65.8 सेंटीमीटर था और फ्री वर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। इन 1830 a custom union Jalovian was formed in the initiative to Persia, joined by the most of German states, and union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies. For more than the 32 idea will be bind, economically protect external interest and the simulated internally productivity. अब क्या हुआ, 1834 में जो प्रीसिया था उसने एक पहल की और जो कस्टम यूनियन था जोलेवियन का गठन किया गया। इसमें अधिकांश जो जर्मन राज्य थे उनको शामिल किया गया। संघ में टैरिफ बाधाओं को समाप्त किया गया। 30 से घटाकर केवल 2 तरह की करेंसी की जो थी वो संख्या कर दी गई, यानी कि पूरे उसमें यूरोप में 2 ही करेंसी चलेगी। विचार था कि सबका एक साथ रहे और जो बाहर के हित थे बाह्य हितों की रक्षा करना और आत्मिक उत्पादकता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म मीन्स रूढ़िवाद। कंजर्वेटिज्म इज ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस ऑन ट्रेडिशन कस्टम एट प्रीफर ग्रेजुअल चेंज। रूढ़िवाद जो था एक दर्शन था, मीन्स एक समाज था जो परंपराओं पर जोर देता था, जो एकदम से हुए परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना था। उसका मानना था कि परिवर्तन जो है क्रम के अनुसार हो। They believed modernization can strengthen traditional institution like monarchy, making states and more effective। उनका मानना था कि आधुनिकरण परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत करता है और राजशाही राज्यों को और अधिक प्रभावी बनाता है। मॉडर्न आर्मी एफिशिएंट द ब्यूरोक्रेसी डायनामिक इकोनॉमी एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफडोन कुड स्ट्रेंथ ऑटोक्रेसी मोनार्की इन यूरोप। अब आधुनिक सेना जो थी वो कुशल थी और नौकरशाही। गतिशील अर्थव्यवस्था के बाद उन्मूलन और गुलामता यूरोप के निरंकुश राजशाही को मजबूत करते थे। इन 1859, अब 1859 में देखिए क्या हुआ। 1859 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने एक सामूहिक
होकर नेपोलियन को हराया और वियना के साथ संधि कर ली और वहाँ पर एक चांसलर बनाया डूक मर्चनिट, उसको आयोजित किया और नेपोलियन ने युद्धों के दौरान जो परिवर्तन किए थे उनको समाप्त किया।